प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। मां के कलेजे पर क्या बीता, इसकी जानकारी आज हम करेंगे एक वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के लीडर से। के शर्मा साहब हमारे बीच हैं। हम उनसे यह भी जानना चाहेंगे कि राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी का ऑपरेशन कब कराया था, कैसे उन दोनों के संबंध थे। हम और भी कई मामलों पर आज वार्ता करेंगे। के शर्मा साहब, विनम्र भाव से आपका स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद साहब। के शर्मा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में जो छात्र संगठन होता है उसके अध्यक्ष रहे, यूथ विंग में अध्यक्ष रहे और तमाम महत्वपूर्ण संगठन के पदों पर रहे। इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, राजीव गांधी जी के साथ रहे, सोनिया गांधी के साथ और उनके पुत्र के भी साथ हैं। जब 1980 में संजय गांधी की दुर्घटना होती है, उस समय आप वहीं थे जी। कैसा गुजरा मां पर? मां उस समय प्रधानमंत्री थी। असल में जब इंदिरा जी दोबारा 80 में प्रधानमंत्री बनी जी, और उनका एक तरीका था काम करने का। सुबह लगभग प्रधानमंत्री निवास पे लगभग 5,000, 3,000, 4,000 एवरी डे जी लोग उनसे मिलने, अपनी बात कहने के लिए आते थे जी और इंदिरा जी बाहर खड़ी होकर के सबसे वार्ता करती थी, बात करती थी जी। मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ उस समय कि मैं ऑल इंडिया अध्यक्ष था NSUI का जी। तो सुबह रोज हम प्रधानमंत्री निवास पर हम पहुंचते थे जी और जिस दिन की ये घटना है उस दिन इत्तेफाक से मैं भी वहीं था जी और इंदिरा जी सबसे बाहर मैदान में अलग अलग जो ग्रुप थे उनसे मिल रही थी जी। और जिस समय मिल रही थी तो उसके मिलने के बाद फिर वो हम खड़े थे तो हमें भी कुछ बात करनी थी, तो वो हमसे घूम के सबसे मिलने के बाद आई और हमसे कहने लगी, शर्मा जी बताइए क्या मामला है आज। तो बात हम शुरू ही किया था अपना जी कि इंदिरा जी से बात जैसे ही हुई, उनकी नज़र ऊपर को आसमान में तो एक प्लेन PM हाउस के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था, तो वो उनको लगा कि ये कुछ गिर रहा है जी। और वो जोर से बोली उस समय कि अरे अरे देखो ये संजय का प्लेन तो नहीं है जी। और वो देखते देखते वो नीचे जा रहा था तो अरे ये उसी का प्लेन है। उनको लगा कि जो माँ की जो एक आवाज अंदर की होती है, उनको लगा कि ये संजय का प्लेन देखो दुर्घटना हो गई और वो सबको हम लोगों से जो वार्ता कर रही थी, बात कर रही थी, भूल के भागी, देखो गाड़ी लाओ जल्दी से। और वो वहाँ गई जैसे चाणक्यपुरी में जहाँ गिरा जी। और वहाँ जाके जो इंदिरा जी ने देखा, सब लोग हम भागे क्योंकि हम कार्यकर्ता थे हम लोग भी जी। तो सभी को बड़ा झटका लगा कि संजय का प्लेन दुर्घटना हुई है, पता नहीं जी। तो वहां जाके देखा वो छत की सब प्लेन था जी। तो इंदिरा जी ने जब देखा कहने लगे रही तो सब खत्म हो गया। वो जरा विचलित हुई थोड़ा सा, लेकिन बहुत बहादुर लीडर थी, शेरनी थी सही मायने में। उन्होंने अपने को संभाला कि बाहर जनता में हालांकि मेरा बेटा इसमें चला गया, लेकिन उन्होंने अपने को ढांढस बजाय बनाने के और लोगों को, अरे देखो सक्सेना भी चले गए, वो भी चले गए, उनकी माँ, उनको पता चला। तो वो ऐसी बहादुर नेता थी कि वो सबसे पहले सक्सेना के घर पहुंची जी। जो पायलट थे उसके सीनियर, उनकी वजह दुर्घटना हुई थी और वहाँ गई, उनको हिम्मत बंधाई, उनके छोटे बच्चे थे और उनकी पत्नी को, सबको। उसके बाद फिर वो राम मनोहर भैया हॉस्पिटल जहाँ दोनों का शव ले जाया गया, छत की था तो उसको ठीक किया गया जी। लेकिन सबको संभालती रही, लोग रोते रहे, बहुत परेशान थे, हम जैसे लोग रोने लगे, लेकिन वो क्या हिम्मत थी उस लीडर में। वो सबको, अरे भाई ठीक है संजय गांधी चले गए, हमारा बेटा था, सब कुछ था, लेकिन आप लोग सब हिम्मत नहीं रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर के लोग, तो आम जनता पे क्या असर होगा। क्या बहादुर नेता थी, मैंने तो देखा है उसको नजदीक से काम। तो ऐसे संजय गांधी हमारे। के शर्मा साहब, छात्र राजनीति से आपने शुरुआत किया और एक रैली आपने मेरठ में कराया था। इंदिरा गांधी खुली गाड़ी से कुछ दूर तक गई थी, कार से गई थी और लोगों ने कौन सा नारा लगाया था? एक ऐसा नारा था जो लोगों के जेहन में आज भी है। असल में क्या है, जब वो वहाँ इतनी बड़ी सभा को देख के, क्योंकि 77 में जब वो स्वयं चुनाव हार गई थी, कांग्रेस के लोग जो बड़े बड़े वर्किंग कमेटी में थे, जैसे यशवंतराव चौहान,
केसी पंत, ब्रह्मानंद रेड्डी, ऐसे लोग लीडर लोग उनको उस समय क्रिटिसाइज करने लगे, कुछ कुछ कहने लगे कि इसलिए आज ये कांग्रेस की हार हुई है क्योंकि आपने इंदिरा जी ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, या आपने किसी ने कहा कि संजय गांधी को ज़्यादा बढ़ाया। वो सब बातें उस समय उठी। तो उस दौर में उनको बहुत झटका लगा, एक तो चुनाव हारने का, दूसरा उनके कुलीग सब उनको क्रिटिसाइज करने लगे। तो उस दौर में हमको हम मेरठ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुए थे, तो हमको भी एक जज्बा था मन में काम करने का पार्टी के लिए। तो हम जब जेल से छूटे तो हमने उनसे मिलने गए। हम जेल भी गए थे, किस मामले में? कोई असल में छात्र आंदोलन, एक प्रतापपुर पॉलिटेक्निक में मूवमेंट में एक लड़के को पुलिस की गोली से हत्या हो गई थी। तो हम ही क्योंकि यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे तो लोग हमारे पास आए और उन्होंने हमको कहा कि साहब कॉल दीजिए, छात्र आंदोलन का कॉल दीजिए क्योंकि हमारे लड़के मार दिए गए। तो उस पर हमने कॉल दिया था, उसी पे लाठीचार्ज हुआ और कलेक्टर का घेराव करने पे, और लाठीचार्ज भी इतना जबरदस्त हुआ था कि इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि सेकंड जलियांवाला बाग इन मेरठ। तो हमको अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। लगभग मेरे साथ बाकी को तो पुलिस लाठीचार्ज। बहुत बार जेल गए होंगे? हाँ, जेल बहुत बार, फिर संजय गांधी के साथ कई बार गए, तिहाड़ जेल गए, लखनऊ जेल गए, बरेली जेल गए, देहरादून जेल गए, अनेकों बार जेल गए। बड़ा जेल का काफी अनुभव है। लेकिन आप लोग पॉलिटिकल कैदी थे, मतलब पॉलिटिकल मामलों में गए थे, इसलिए कोई दिक्कत रही थी? हाँ, पॉलिटिकली। लेकिन आप देखिए, जब भी कभी आंदोलन, अभी भी हमने, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि विधानसभा घेरने का एक महंगाई के खिलाफ कार्यक्रम किया था आजकल, लेकिन पुलिस 307 तक लगा देती है। अब बताइए, ऐसे ऐसे केस तब भी लगे जो हमने कई साल तक लड़े। मतलब ये चीजें पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, आज भी होती, आगे भी होती रहेगी या चलेगा ऐसे? हाँ, ऐसे ही चलेगा। पुलिस जिसकी सरकार होगी, हाँ, वो जैसे चाहेगा वो जैसे चाहेगा वो धाराएं लगवा देगा। तो के शर्मा साहब जब इंदिरा गांधी को ले गए, उस समय इमरजेंसी के बाद वह चुनाव हार गई थी। चौधरी चरण सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री, कुछ नहीं, मोरारजी देसाई थे और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। तो उनके क्षेत्र में इंदिरा गांधी का जाना और एक युवा कार्यकर्ता, एक युवा नेता जो छात्र राजनीति से उभरा हुआ ले गया था, क्या नारा लगाया उस समय और कैसे लोगों ने अपना सर फोड़ लिया था? जब वो इतना बड़ा प्रोग्राम वहां था तो इंदिरा जी गदगद हो गई उस प्रोग्राम को देखने के बाद। तो उन्होंने हमसे कहा कि अरे शर्मा जी आइए, पहले आप 2 शब्द बोलिए, उसके बाद मैं बोलूंगी। तो हमने कहा मैडम हमने आपके लिए कार्यक्रम किया है, आप बोलिए। नहीं आप आइए बोलिए। तो हम मंच पे गए, सभी लीडर मौजूद थे। जो नारा आपने लगाया उसका? हाँ जी। तो हमने उस पर 2 शब्द बोलने के बाद हमने कहा मैं एक नारा दूंगा और उस पर आपको दिल्ली की सरकार को बता देना है कि ये नारा कहाँ से आ रहा है। तो लोगों को हमने कहा मैं नारा दूंगा, इंदिरा गांधी तेरे लिए हम। तो मैंने कहा आप क्या जवाब देंगे? तो उनको आप ही बताइए क्या जवाब देना है। तो हमने कहा आप जवाब देंगे कि तेरे लिए हम खून भी देंगे, जान भी देंगे। मैंने कहा मैं नारा लगाता हूँ, अब जवाब दीजिए आप जोर से। तो जब मैंने कहा इंदिरा गांधी तेरे लिए हम, तो मैदान से आवाज आई, लोगों ने अपना सर फोड़ लिया, ईंटा पड़ा था मैदान में, उसको मार के उन्होंने कहा खून भी देंगे, जान भी देंगे। फिर मैंने दूसरा नारा लगा, मैं इंदिरा गांधी तेरे लिए हम। तो क्या जोश था, लगभग सैकड़ों लोगों ने ऐसे खून बहाया इंदिरा गांधी के लिए। और लीडर के प्रति यदि समर्पण का भाव हो तो कार्यकर्ता ऐसे ही करता है। यह एक दल के लिए नहीं है, तमाम दलों के लिए है। जिस तरह से वर्तमान सरकार में मोदी जी के लिए जो पहली लहर थी, जिस तरह से जज्बा था, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे लोग कहते थे। ऐसे ही अखिलेश भैया तेरे नाम मेरी जवानी है कुर्बान, तो पूरी जवानी कुर्बान अखिलेश भैया के नाम। तो ऐसे ही तमाम नारे लगाए जाते रहे। आप इंदिरा जी के साथ भी रहे, राजीव गांधी जी के भी साथ रहे। राजीव गांधी जब राजनीति में नहीं आना चाहते थे, आपने भी एक आध बार उनसे बात किया था, क्या बोला उन्होंने? उस समय जब हम कभी उनको पायलट थे तो हम कई बार उनसे मिल जाते थे, तो बड़ी आत्मीयता से बात करते थे। पूछते थे यही कि शर्मा जी कैसी चल रही है आपकी NSUI, तो वहां से शुरू होती थी बात। उनका इंटरेस्ट था क्या राजनीति में उस समय? इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हम अध्यक्ष थे तो वही हमसे कुरेद लेते थे थोड़ा बहुत बातें। तो हमने कहा सब अच्छा चल रहा है इंदिरा जी की कृपा से, आशीर्वाद से, और
बातों बातों में हम कई बार उनको कहते थे, हमने कहा राजीव जी आपको आना चाहिए था राजनीति में। तो आपने मक्खन लगाया कि ऐसे? नहीं, मक्खन नहीं, हाँ। मैं मन से उनको, मुझे लगता था कि इस आदमी को आना चाहिए। तो जब मैंने कहा आपको होना चाहिए, तो राजीव जी का ये जवाब, कहने के देखो शर्मा आप तुमने आउट ऑफ सब्जेक्ट बात शुरू कर दी, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है और अब मैं जा रहा हूँ। तो वो छोड़ के भाग जाते थे ऐसे बातें करते हुए। तो हम कई बार उनको छेड़ते थे कि आप आइए, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में। एक्सीडेंटल नेता हो गए थे राजीव गांधी, और लोगों ने डोरा कह करके ऐसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ऐसे करके लोगों ने जिताया और प्रधानमंत्री बनाया। एक वाकया है, अटल बिहारी वाजपेयी की किडनी डैमेज हुई थी और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेरिका में उनका इलाज करवाया था। क्या है मामला? असल वो आप कहेंगे, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। कई चीजें कभी इत्तेफाक से ऐसी होती हैं, ये मेरे सामने का वाक़ा है जी। मैं पार्लियामेंट राजीव जी से मिलने के लिए, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कि मैं वहाँ चैम्बर में 2 मिनट उनसे मिलके कुछ मुझे कहना था जी। तो मैं पार्लियामेंट में जा रहा था, तो मैं सामने से क्या देखता हूँ कि वो बाहर की जो गैलरी, अटल बिहारी जी अपनी जैसे वो मस्ती की उनकी चाल थी, वो झूमते हुए चले आ रहे थे सामने से। तो जब वो नजदीक को आए, हमने भी को, हमको तो वो नहीं जानते थे कि हम कौन हैं, लेकिन हमने अटल जी को सीनियर लीडर के नाते हमने उनको प्रणाम किया। तो वो तब उन्होंने, हमने कहा प्रणाम सर ऐसे करके, तब उन्होंने थोड़ा गर्दन प्रणाम 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 ऐसे 2 बार। तो फिर वो ये हम प्रणाम लेके वो गैलरी में अंदर मुड़ गए, अंदर वाली गैलरी में। हम उनके पीछे पीछे हम स्लो हो गए थे। तो हम जैसे ही हम भी उनके पीछे घूमे, तो हम सामने से क्या देखते हैं कि राजीव गांधी पार्लियामेंट के अंदर से, अंदर वाली गैलरी में सामने से आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री थे उस समय। तो उनके साथ 10-12 एमपी पीछे पीछे बात करते हुए आ रहे थे। तो जब वो बात कर, तो सामने से अटल जी उनको दिख गए। अटल जी ने ध्यान नहीं किया, वो अपना नीचे गर्दन किए हुए जा रहे थे। तो राजीव जी ने उनको सामने से, अटल जी प्रणाम। अच्छा, राजीव जी ने कहा। जब जैसे उनको राजीव जी ने ऐसे करके कहा, तो मतलब प्रधानमंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष को प्रणाम किया। प्रणाम करते भी थे? हाँ, करते भी थे हमेशा। बड़े राजीव जी के बड़े इतने शिष्टाचार उनके अंदर थे, मैं बताऊं आपको क्या। तो उन्होंने प्रणाम किया, तो अटल जी ने मुंह ऊपर किया ऐसे, अरे महाराज प्रणाम प्रणाम, और दोनों हाथ राजीव जी के ऐसे ही उन्होंने दोनों अपने हाथ से दबा लिए। तो तब राजीव जी ने कहा कि मैं तो आपको आज याद ही कर रहा था। तो जैसे मस्खरी करते थे अटल जी, तो उन्होंने उस तरीके से कहा, अरे आप, मैंने ऐसी क्या गलती की, आप मुझे याद कर रहे थे। तो उन्होंने व्यंग रूप में कहा अटल जी ने। तो राजीव जी ने कहा उनको लौट के, कह रहे नहीं नहीं, मैं ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ कि आपको, मैं आपको एक वाकई में मैं आज आपको याद कर रहा था। बड़े उससे उन्होंने राजीव जी ने कहा, कहने लगे क्या आदेश है? कहने लगे आदेश नहीं, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है आजकल। राजीव जी ने कहा, मैं इसलिए आपको याद कर रहा हूँ। तो तब उनका हाँ है, थोड़ा आजकल गड़बड़ है। देखिए, मैं इसलिए याद किया, मैंने निर्णय लिया है कि मैं आपका इलाज, मैं अपने उस पर, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपका इलाज कराना चाहता हूँ। और आपको मैं, ऐसा है वो डेलीगेशन वहाँ जाएगा, मैं उसमें यूएन के लिए मेंबर में आपको मैं भेज रहा हूँ, और बाकी व्यवस्था वहाँ के आपके इलाज की मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये आपका इलाज मैं कराना चाहता हूँ, बस आपसे इजाज़त लेना चाहता था, राजीव जी ने कहा। तो जैसे अटल जी का स्टाइल था, उन्होंने कहा अहो भाग्य 2 बार ऐसे करके, नहीं आप आदेश करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा यूएन में। फिर अटल जी ने ऐसे उनको कहा, और राजीव जी ने उनका वो ट्रीटमेंट कहा। दोस्तों, आज की वार्ता का हमारा संदर्भ यह था कि नेता प्रतिपक्ष को अच्छे भाव से, मित्र भाव से देखा जाता था। जो भी विपक्ष के लोग होते थे, आज जिस तरह से शत्रु भाव की दृष्टि से देखा जाता है, वो चीजें पहले नहीं थी। आपस में बड़ा सामंजस्य और प्रेम भाव का। आपस में आप देखिए, मैं तो वो देखा 1-2 बार डिबेट देखने चला जाता था, विपक्ष के लोग अपना जब भाषण देते थे, इंदिरा जी पे
कई बार वो शेर व शायरी से ऐसे बात करते थे कि मतलब कि हंसी मजाक में उनके नूर पे गढ़ते थे, कभी कुछ कभी कुछ। इंदिरा जी मुस्कुरा के उसको लेती थी उसी तरीके से। फिर इंदिरा जी को भी कोई शेर याद आता था तो वो उनपे एक ये बड़ा अच्छा एक वातावरण पार्लियामेंट में रहा करता था। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो नेहरू जी के समय में भी थे, इंदिरा के समय में भी थे और राजीव गांधी के समय में भी थे। चलिए उस पीढ़ी के बाद हम आते हैं अगली पीढ़ी पर। पप्पू का क्या होगा? देखिए, अभिप्राय तो आप समझ गए होंगे, पुराने लीडर हैं। देखिए, मैं कई बार इस बात को, क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय पार्टी को दिया जी। और अगर मैं कहूं कि मैं एक छोटे परिवार से उठ करके मैं राष्ट्रीय स्तर पर मेरी पहचान अगर बनाने वाला कोई है तो मैं बार बार कहता हूं कि मेरठ में मैं कितना ही बड़ा तुर्रम खां था, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, लेकिन अगर इंदिरा जी ने मुझे ये अवसर ना दिया होता तो आज राष्ट्रीय स्तर पर मेरी पहचान ना होती। राजीव जी ने मुझे ये अवसर ना दिया होता तो मेरी आज ये पहचान ना होती। संजय गांधी के साथ जेलों में हमने आंदोलन में जेलों में भाग लिया, कई बार जेल गए। तो इतना लंबा पीरियड देने के बाद हमने कई बार सोनिया जी से भी मिल करके कहा और राहुल जी से भी मिल करके कहा कि राहुल जी आप एक काम कर लें। पहली मुलाकात में मैंने यही उनसे कहा था। कहने लगे क्या? मैंने कहा साहब जो काम होना चाहिए पार्टी में वो नहीं हो रहा है। आपका मतलब? उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा मेरा मतलब यह है कि जो सेकेंड लाइन लीडरशिप यूपी में, क्योंकि मैं यूपी की बात कर रहा हूं खासतौर से, यूपी में आज वैक्यूम हो गया लीडरशिप का। अब एनडी तिवारी नहीं, अब वीर बहादुर नहीं, आज कमलापति त्रिपाठी नहीं, जो बड़े लीडर मतलब आज नहीं है। तो हम जैसे लोग जो सीनियर आज की पोजीशन में हैं सेकेंड लाइन के, उनसे उनका उपयोग नहीं हो रहा है जी पार्टी में। तो मैंने कहा मेरा कहना यह है कि आप तो जानते हैं कंप्यूटर, हम लोग बल्कि नहीं जानते। राजीव जी कंप्यूटर लाए थे उस समय, लोग मजाक उड़ाते थे उस समय उनका कि भाई ये कंप्यूटरवा क्या है, ऐसे कहते थे लोग। मैंने खुद सुने हैं। अरे सुना है शर्मा जी कंप्यूटरवा से टिकट बटी है? मैंने कहा हाँ। तो ये कैसे बटी है भाई? तो मैंने कहा राजीव जी जानते थे कंप्यूटर से कैसे बटेगा। और उसमें उनके पास सब जनपदों के लीडर फीड हैं, कौन लीडर काम कर रहा था, कब किस पोजीशन में क्या करता था, क्या नहीं करता था, ये सब उनके कंप्यूटर में है। वही खोल लीजिए, उसको खोल के उन लोगों का इस्तेमाल करिए जो सभी जात बिरादरी धर्म के लोग, जो बड़े लीडर उभर के आए थे संघर्ष से, उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और नए लोगों को लाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नए, ये तो सिस्टम है, आना है नए को। लेकिन अनुभव जिनके पास है, जिन लोगों ने लंबा संघर्ष किया है, उनसे भी सलाह लेना चाहिए, उनका उपयोग होना चाहिए। या उपयोग किसी भी दल में इसका अभाव देखा जा रहा है। चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, ऐसे लोगों का जो खरी खरी कह देगा, सुझाव देगा। इधर तो भाई अच्छी बात करिए, आप मुंह पर कहिए साहब आप जैसा कोई न था न है न आगे होगा, तो नेता खुश रहेगा। हम हैं के शर्मा साहब के साथ और हम वर्तमान राजनीति से लेकर के पुराने तमाम पहलुओं पर आज बातचीत कर रहे हैं। शर्मा जी, एक चीज यह कहना था कि मेरठ चौधरी साहब का क्षेत्र रहा और चौधरी साहब से, इंदिरा जी से ऐसे क्या इन लोगों से बातचीत कभी होती थी? चौधरी साहब से और इंदिरा जी से? इंदिरा जी की नहीं। देखिए वो जमाना, मैंने जैसे कहा कितनी खिलाफत थी, लेकिन अगर आमना सामना हुआ तो इंदिरा जी का भी तरीका वही था। अगर सामने आ गए तो वो प्रणाम उनको करते थे चौधरी साहब इंदिरा जी को। और इंदिरा जी, चौधरी साहब कैसे हैं आप, और सब ठीक है? वो एक शिष्टाचार बराबर रहता था उस समय, मैं ये कहना चाहता हूँ। वो भी उनसे पूछती थी, जबकि वो कारण भी जहां तक बना जो इंदिरा जी और चौधरी साहब में खटास पैदा हुई, वो तब कह लीजिए जो मैं समझता हूँ, जब चौधरी साहब तो कांग्रेस ही थे पहले। जब चौधरी साहब कांग्रेस छोड़ करके चले गए, और आपको याद हो उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीकेडी पार्टी बनाई थी अपनी अलग दल, क्योंकि चौधरी साहब को भी ये था कि भाई मैं कांग्रेस में शायद मैं मुख्यमंत्री ना बन पाऊं, मैं अपनी पार्टी बनाऊं। और उसमें तब ये सब बनाया था उन्होंने, ये सब मुलायम और कौन कौन सबको पार्टी में जोड़ करके
पार्टी तब वो मुख्यमंत्री बीकेडी से बने थे। कुछ ये अभी सोचा होगा कि परिवारवाद यहाँ चलेगा कांग्रेस में, तो हम न प्रधानमंत्री बन पाएंगे और न हम अगर चाहते नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री भी नहीं। ये परिवारवाद पर क्या कहना है आपको? देखिए, इस पे में कई बार आपने देखा होगा कि आजकल नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा इस पे बात करते हैं कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। अभी कहा उन्होंने, कभी कुछ कहते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि मोदी जी क्योंकि आपके वंश नहीं है, मैं इसको इस तरह भी कहना चाहता हूं कि आपके वंश नहीं, अगर आपके वंश होता तो शायद आप भी उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किए होते राजनीति। नहीं, वह कहेंगे भाजपा में कभी भी वंशवाद नहीं चला और हम रहे चाहे जो भी रहे। क्यों नहीं? मान लीजिए अटल जी का भी नहीं था, अटल जी के भी परिवार में लोग नहीं थे। लेकिन उनका जो कहना है कि वंशवाद, जैसे नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, और अभी तो राहुल का पता नहीं क्या होगा। शादी वादी आप लोग कराएंगे, क्या कराएंगे? कुछ नहीं। देखिए, शादी को सब लोग कहते हैं ये ऐसा उनका एक प्राइवेट लाइफ है, उनको जब करना होगा तभी करेंगे। कहने को बहुत पार्टी तो उनका भी प्राइवेट लाइफ है, मोदी जी का भी प्राइवेट लाइफ है, उनका उस पर भी नहीं कहा जा सकता। नहीं, उसको भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि शायद अगर उनके यहाँ होता तो तब हम इस पे सवाल जवाब करते उनसे कि अब बताइए आप। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू मैं कहता हूँ। देखिए, देश की जनता, इस परिवार की कुर्बानी इतनी है, देश की आजादी की लड़ाई से लेकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने तक। इंदिरा जी किस बात पे गई? देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बान हो गई। राजीव गांधी देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बान हो गए। तो क्या ये कम कुर्बानी है? हिस्ट्री दुनिया की उठा के देख लीजिए कि एक परिवार के पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया हो देश की कुर्बानी में। क्या कोई दूसरा परिवार है? ये कहते हैं वंशवाद। वंशवाद मैं इसलिए नहीं इसको कहता, लोकतंत्र में जनता नेता बनाती है। राहुल गांधी अमेठी से लड़े, 3 बार एमपी रह चुके। अगर जनता उनको ना बनाती, जनता को नहीं मालूम है कि वो उसी वंश से आते हैं, लेकिन क्योंकि जनता ने देखा कि इस परिवार की कुर्बानी है। आज सोनिया जी को लोगों ने देखा, जब वहां से रायबरेली से लड़ी, लोगों ने यही देखा कि ये राजीव गांधी इस देश के लिए कुर्बान हो गई, ये उनकी धर्मपत्नी है। तो क्या जनता को मोदी जी बेवकूफ समझते हैं क्या? उसी जनता ने तो लोकतंत्र में उनको चुन के भेजा। तो वंशवाद कैसे कह सकते हैं? जनता अगर चाहेगी तो उनको हरा के भेज सकती है। शर्मा जी, अंतिम सवाल। राजीव गांधी की हत्या हुई, बेहद अच्छे इंसान थे, इसमें दो राय नहीं है, बड़े विनम्र थे। कभी गुस्सा करते हुए देखा था आपने? मैंने साहब मतलब राजीव जी से कभी बात करो आप, मैंने उस आदमी को कभी गुस्सा होते नहीं देखा। और बात जब करते थे ऐसा लगता था जैसे इनके मुख से फूल झड़ रहे हैं। ऐसा आदमी, अगर मैं ये कहूं कि ऐसा देवता आदमी राजनीति में नहीं हो सकता। वो कहते थे मुझे, मैंने जब उनसे कहा संजय जी की डेथ के बाद, मैंने कहा साहब अब आप आइए राजनीति में, इंदिरा जी की हाथ बटाने के लिए आइए राजनीति में। तो मुझसे क्या कहते हैं राजीव जी, मैं बता रहा हूं, मेरे मन पे आज भी, मेरे दिल पे वो असर करती है बात। मैंने कहा अच्छा कि तुम एक बात बताओ मुझे मंडली, तुम मुझे भ्रष्ट क्यों बनाना चाहते हो? मैंने कहा साहब राजनीति में आने का मतलब भ्रष्ट होता है? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपकी मम्मी भी राजनीति में है, तो क्या वो भ्रष्ट ही है सब? मैंने ऐसे ही कहा उनको। दादाजी भी थे। दादाजी भी आपके थे, मैंने कहा आपके पिताजी भी थे। तो मैंने कहा क्या ये सब? कहने नहीं नहीं देखिए वो मैं जानता हूं ये सब हमारे परिवार पे कभी भ्रष्टाचार का कोई वो नहीं है। ये मेरा मतलब ये कहने का नहीं कि पैसा ही भ्रष्टाचार होता है। राजीव जी ने कहा, उन्होंने कहा ये भी एक भ्रष्टाचार का ही एक नमूना है राजनीति में कि किसी को ऊपर उठाओ, किसी को नीचे गिराओ, इसको टंगड़ी लगाओ और इसको बिल्कुल ही खत्म कर दो। देखो मैं इस नेचर का आदमी नहीं हूँ, इस स्वभाव का आदमी नहीं हूँ, तो तुम मुझे क्यों, राजनीति में तो ये सब करना पड़ेगा। राजीव जी कहने लगे इसके बगैर राजनीति नहीं हो सकती, तो मुझे क्यों भ्रष्ट बना रहे हो? एक नई परिभाषा उन्होंने दिया राजनीति में भ्रष्टाचार की। अंतिम सवाल है, राजीव गांधी की हत्या होती है,
उसमें जो भी आरोपी हैं आज तक उन्हें सजा नहीं हो पाई, फांसी नहीं हो पाई। क्षमादान याचिकाएं लगातार लटकी हुई हैं। ये क्षमादान याचिका सोनिया गांधी लेकर के जाती है नलिनी के लिए, और उन्होंने के.आर. नारायणन के समक्ष वह याचिका प्रस्तुत किया और यह कहा कि बेशक हमारे पति की यह हत्यारिन है, लेकिन इसे क्षमा कर दीजिए क्योंकि यह एक बेटी की माँ है। क्या कहना है, अगर किसी की हत्या होगी पति की और उसकी पत्नी क्षमादान याचिका लेकर के हत्यारिन को क्षमा कराए, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे, क्योंकि अगर मेरे व्यक्तिगत आप दिल की बात करें, मुझे राजीव जी से इतना आत्मीय लगाव था, मैंने उनको आज भी मेरे मन में उनको मैं लीडर का जो श्रद्धा है उनके प्रति मेरे मन में, अगर मैं कहूँ अपने दिल की बात तो मैं किसी भी कीमत पे क्षमादान के लिए ना कहता जी। लेकिन इस परिवार का यही बड़प्पन है, मैं कहना चाहता हूँ कि जिसका पति, उनको मालूम है कि हत्यारन यही है, ये प्रियंका जी ने शुरू किया था और प्रियंका जी नलिनी से मिलने भी गई, जितनी मेरी जानकारी है। मैं उतनी बात करूंगा, उससे ज्यादा मुझे नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा। प्रियंका जी ने फिर ये बात कह करके सोनिया जी से बातें की और ये कहा कि सब कुछ ठीक है कि ये हत्यारन है हमारे बाप की, हमारे पिता की, लेकिन इसको इसलिए क्षमादान के लिए बात करनी चाहिए क्योंकि इसकी बहुत छोटी बच्ची है इसके पास, उसका क्या कसूर है। आज इसको अगर फांसी हो जाएगी या इसको उम्र कैद हो जाएगी तो इस बच्ची को कौन देखेगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा। सिर्फ इनके दिल में जो दर्द उस बच्ची के प्रति उभरा दोनों के, इसलिए उन्होंने ये बात की। सोनिया जी के अंदर ममतत्व जागा, प्रियंका जी के मन में भी वही जागा, तो इन्होंने किया। इसलिए ये इनकी व्यक्तिगत क्योंकि उनकी भावना थी, तो उस पर मेरे जैसे आदमी को कमेंट भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो और साक्षात्कार का मेरा उद्देश्य यह था कि पहले के समय में जो राजनीति थी, किस प्रकार पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके और देश हित में सोचते थे, एक नेता का दूसरे के प्रति अच्छा भाव था, और आज के समय जिस तरह से मारा मारी और सदन में यह सब होता है उस तरह से नहीं था। तो आज के शर्मा साहब के साथ बैठ करके तमाम फोटो आप देख रहे हैं, इंदिरा जी के साथ इनका है, इधर राजीव गांधी जी के साथ है, और तमाम पदों पर सदन में भी जाना हुआ। तो यह है। आपके उस सवाल का मैं एक जवाब और देना चाहता हूँ। जी हाँ, आप इजाजत दें मुझे। जी हाँ, जी हाँ। अब कई बार देखिए, ये भाजपा की तरफ से इनके संगठन सोशल मीडिया राहुल जी के बारे में अनाप शनाप बातें कहते हैं जी, और जनता में ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि राहुल जी की तुलना मोदी जी से करवाना चाहते हैं। ठीक है, वो हमारी पार्टी के लीडर हैं, अपोजिशन में वही लीडर हैं, लेकिन मैं मोदी जी से उनकी तुलना इसलिए नहीं करता। राहुल जी, वो नरेंद्र मोदी जी 15 साल तो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के जी, और अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आरएसएस ने कहा कि भाई इनका चेहरा आगे कर दो जी, और नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं वो सिर्फ इसलिए देश के प्रधानमंत्री बने क्योंकि उन्होंने हिंदू मुसलमान का नारा दिया जी, और देश को का बंटवारा एक तरीके से कर दिया, और हिंदू मुसलमान के नाम पे वो प्रधानमंत्री बन गए, देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, जनता ने बनाया उनको, जिस मुद्दे पे भी बनाया जी, ये मैं जनता को इस बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन जनता नहीं चुना, बनाया। अब एक्सपीरियंस आपको, प्रशासनिक जो तजुर्बा है, 15 साल आपको गुजरात में हुआ, अब 7 साल लगभग सेंटर में आपको हो गया प्रधानमंत्री रहते हुए। राहुल जी को जब ये मौका दिया जाना था मनमोहन सिंह जी के समय में, राहुल जी ने उस समय ये कहा कि मैं अभी कुछ दिन पार्टी की सेवा करना चाहता हूं जी, पार्टी को खड़ा करना। अभी सीख लिया है कि नहीं? अभी मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं कहा, आपने जो कहा पूछा, देखिए अब वो धीरे धीरे परिपक्व होते जा रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक तो जब वो किसी गद्दी पे बैठेंगे तभी ज्ञान होगा उनको कि क्या इस फाइल पे करना है, क्या उस फाइल में करना है, देश में क्या फैसले लेने हैं। लेकिन आज जिस तरह का वो जवाब दे रहे हैं, तो अब मेरा कहने का मतलब है कि इतना लफाजीदार भाषण करने वाले से
एक नए नेता की क्या तुलना है, मैं कहना चाहता हूँ। तो समय आएगा जब राहुल जी भी अपने को बताएंगे कि मैं कितना बड़ा। के शर्मा ने काफी अच्छी बात किया कि परिपक्व हो गए हैं वह और इधर अभी सीख रहे हैं। तो इस तरह से लगातार ललकारना और नीचा दिखाना यह किसी भी हद तक लोक व्यवहार और राजनीति में उचित नहीं है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे बीबीएम वर्ल्ड से के शर्मा साहब के साथ, जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, और आज इन तमाम विषयों पर हमारी चर्चा हुई। आपका ढेर सारी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, बड़ा अच्छा।